हेलो दोस्तों। आज हम 12th बिजनेस का सेकंड चैप्टर फास्ट ट्रैक रिवीजन में लेकर आए हैं। इसमें हम जल्दी जल्दी आगे देखेंगे कि भैया सेकंड चैप्टर में ऐसा क्या क्या है जो हम पढ़ें। मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपको बताने वाला हूँ आज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले जान लो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट का एक वीडियो मेरा पहला है, वो आप देख लीजिएगा तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो लेकिन अभी आप लोग अगर नए हैं तो सुनिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलता है कि काम जो आप कर रहे हैं, आपका जो मैनेजमेंट करने का तरीका है, आप बिजनेस चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, फैक्ट्रीज चला रहे हो, इंडस्ट्रीज चला रहे हो, या आप नॉर्मल कोई ऐसे काम कर रहे हैं, अगर आप कोई गेम खेल रहे हो या उस गेम के बारे में जान रहे हो कि भैया क्रिकेट है, उसमें क्या मैनेजमेंट होता है, कैसे होता है और किस तरीके से उसमें काम कैसे अपन खेलें तो अच्छा खेलेंगे, ये सारी चीज़ें क्या है, ये अब कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है। तो इसके प्रिंसिपल्स बन चुके हैं। प्रिंसिपल्स बन चुके हैं, इसका क्या मतलब है मैं बता देता हूँ कि भैया जो भी बंदा अगर किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा समय दे चुका है अपना, जिसमें उसको बहुत नॉलेज है, वो उस पे एक्सपर्ट है, तो हम उसकी हर बात को इस तरीके से मान लेते हैं कि भाई ये बंदा बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, और ये जैसा बोल रहा है वैसा करेंगे तो शायद हमें सक्सेस मिल जाए। बस सिंपल सा ये फंडा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने क्या देखा कि भैया मतलब समझना है तो आप इन दोनों के बारे में देख लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ। आपको दो पिक दिख रही होगी इसमें। एक है, आपको दिख रहा है कि भैया एक एक तरफ तो आपको अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं। आपको अगर देखेंगे तो बॉलीवुड में भाई अमिताभ का एक अलग लेवल का नाम है। आज की डेट में उन्होंने एक्टिंग में अपना इतना समय दिया, इतना टाइम दिया। उस टाइम को देने के बाद अगर मान लीजिए उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर आज की डेट में तुमको कुछ जानना है इनसे कि भैया आप बॉलीवुड में एक्टिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप इनसे जो पूछेंगे तो ये बोलेंगे भैया हम जैसी एक्टिंग बोल रहे हैं वैसी वैसी करिए, अगर आप वैसी एक्टिंग करेंगे तो आप एक दिन सुपरस्टार बन जाएंगे। तो ये बातें क्या बन जाएंगी, ये प्रिंसिपल्स बन जाएंगी। अगर मैं बोलता हूँ कि भैया क्रिकेट की बात करें तो धोनी, अब अगर ये धोनी बोल देते हैं कि भैया आप इस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे तो आप बहुत नाम कमाएंगे और आपका क्रिकेट बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बहुत अच्छा खेलने लगेंगे, आप ऐसे शॉट मारिए वैसे शॉट मारिए। ये सब कुछ क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भैया इन्होंने अपनी फील्ड में बहुत टाइम दिया है, उससे इन्होंने सीखा है, और फिर जब इन्होंने जो बातें बोली वो बातें क्या बन गई हैं, प्रिंसिपल बन गई हैं। और हम इनकी बात मान इसलिए रहे हैं क्योंकि ये खुद सक्सेसफुल हैं। अब समझने में आसानी होगा कि भैया सेकंड चैप्टर जो बना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो ये बोल रहा है कि भैया मैनेजमेंट संभालने के लिए भी हमें क्या मिल गए हैं, प्रिंसिपल्स मिल चुके हैं कि भैया मैनेजमेंट अच्छा करना है अपने बिजनेस का, तो हमारे पास कुछ लोगों की बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस बुक में जो अगर हम देखेंगे तो इसमें तो हमें सिर्फ आपको जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे दो लोगों की बात की गई है। आप एक प्योल जी की बात करेंगे और एक टेलर जी की बात करेंगे। ये वो दो लोग हैं जिन्होंने खुद बिजनेस में अच्छा खासा काम किया और काम करने के बाद गिरी हुई कंपनी को बहुत ऊपर तक ले जाकर पहुंचाया। मैनेजमेंट अपनी 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 प्लानिंग से, अपने मैनेजमेंट के तरीके से, किस तरीके से उन्होंने काम किया और फिर जाकर उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने वो बातें क्या कर दी, लिख कर रख दी, कई किताबों में डाल दी और बोला कि भैया मैंने ये किया, इसकी वजह से मेरा बिजनेस ऊपर आ गया। आज की डेट में हम वही पढ़ रहे हैं और वही पढ़कर हम क्या बना रहे हैं, अपने प्रिंसिपल बना रहे हैं कि भैया ये पढ़कर हम क्या कर लें, हम भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा दें। चलिए, तो सेकंड चैप्टर आपको जो कि बोल रहा है वो क्या बोलता है। सबसे पहले मैं आता हूं मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली जनरल गाइडलाइंस है बेटा। ये मतलब ये बोल रहा है कि भैया इस पे कोई किसी का क्रेडिट नहीं ले रहा, भैया प्रिंसिपल्स जो बने वो जनरल गाइडलाइन है। आपके दिमाग में भी आ सकते हैं, मेरे दिमाग में भी आ सकते हैं। आप भी सोच सकते हो कि भैया कुछ ऐसा जिससे मैनेजमेंट अच्छा हो जाए, मैं भी कुछ सोच सकता हूं कि मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। फिर वो बोलता है डिवर्सिफिकेशन। क्या बोलता है कि भैया कितने तरीके से ये मैनेजमेंट को हम बांट कर रखते हैं। तो ये बोलता है पहला तो ये ऑब्जर्वेशन पे चलता है, दूसरा ये चलता है एक्सपेरिमेंटेशन पे। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन ये दो इंपॉर्टेंट बात हैं जिसमें ये बोल रहा है कि भैया प्रिंसिपल जो बनते हैं वो प्रिंसिपल कैसे बनते हैं, आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, सीखते हो कि भैया ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इसलिए ये सक्सेसफुल है। अच्छा, तो आप भी अपने बिजनेस में वही मॉडल यूज करते हो, भैया ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर हम सक्सेसफुल बन जाएंगे। लेकिन उसका आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि क्या उसने जो किया उसके बिजनेस के लिए तो वो सुटेबल था, क्या मैं करूंगा तो मेरे लिए सुटेबल होगा या नहीं। तो आप बात बात पे उसको एक्सपेरिमेंट करते जाते हो। ये आपके प्रिंसिपल्स हैं, आप धीरे धीरे जो क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। हिंदी में इसका मतलब होता है सिद्धांत, कि भैया आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो। आप अगर बोलते हो कि भैया मेरे प्रिंसिपल्स हैं कि भैया मैं ऐसा नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैं टाइम का पंक्चुअल हूँ, ये मेरे प्रिंसिपल, तो ये तुम्हारे बनाए हुए हैं जो तुमने अपने
अपने लाइफ के लेकर बनाया है। इसी तरीके से बिजनेस को लेकर बनाया है, वो ये 2 लोगों ने बनाया है। तो हम देखेंगे इन्होंने और क्या-क्या दिया। अभी हम देख रहे हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या-क्या है। मैनेजमेंट बेसिकली प्रिंसिपल की अगर देखें तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है कि ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर इसको अपन लगा सकते हैं। सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पर हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लगा सकते हैं। मतलब कि आप अमेरिका में बिजनेस कर रहे हो तो भी आप वही मैनेजमेंट यूज कर सकते हो, इंडिया में बिजनेस कर रहे हो तो भी आप वही यूज कर रहे हो। कुछ बातों का ध्यान रखना। जनरल गाइडलाइंस की बात करते हैं तो एडजस्टमेंट एज पर द डिमांड ये होगा इंडिया के हिसाब से, इंडिया के कल्चर के हिसाब से आपको इंडिया में अपने मैनेजमेंट को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। अमेरिका में अगर जाके आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहां जाकर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको बिजनेस के मैनेजमेंट को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वो बोलता है फिर आप जो आप प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हो, जितनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते जाते हो, आप उतने ही अच्छे होते जाते हो अपने बिजनेस में। कहते हैं ना कि बिजनेस अगर कोई पुराना है और बहुत टाइम से चल रहा है तो हम उसको मानते हैं कि भाई वो इतने समय से चल रहा है तो उसको अब आज की डेट में अच्छा खासा नॉलेज होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसने बहुत प्रैक्टिस कर ली है और बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिया है, अब वो सीख चुका है, अब वो गलतियां नहीं करेगा, गलतियां उसने कर करके सीख चुका है। तो मैनेजमेंट उसने अपना अच्छा बना लिया, जो गलतियां हो रही थी उन्हें क्या कर लिया, उसको बचा लिया। नेक्स्ट वो बोलता है ये फ्लेक्सिबल, ये मॉडिफाइड की बात कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। मैंने एक प्लान उठाकर रख दिया अपने बिजनेस में, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो उसके हिसाब से मुझे अपने प्लान को भी चेंज करना पड़ता है। फिर मैं बात करता हूँ भैया बिहेवियर की, तो यहाँ बात करता है मेनली डिपेंड करता है ये बिहेवियर तो ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो बोलता है ह्यूमन बिहेवियर क्यों? क्योंकि भैया आप मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो, प्लान बहुत अच्छा बना सकते हो, लेकिन वो डिपेंड कर जाता है कि भैया आपका वर्कर कैसा है, वो काम कैसा कर रहा है, उसका ह्यूमन बिहेवियर आपके बिजनेस गोल को अचीव करना नहीं करना, ये दोनों बातें डिपेंड कर जाती है। तो क्या बोल रहा है कि भाई आप लोग मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप काम करने उतरोगे तो वहां पर आपको लोगों के हिसाब से काम करना होगा। नेक्स्ट मैं बोलता हूं कि भैया फिर आपको कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप की बात करें कि क्या कर रहे हो आप और उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इन दोनों को समझकर चलना पड़ेगा। क्योंकि कई बार आप बिजनेस में ए प्लान बनाते हो, बी प्लान बनाते हो, वो फेल होता है, फिर आप सी प्लान बनाते हो। तो आपको ये समझना है कि एक में किस वजह से फेल हुआ, बी किस वजह से फेल हुआ, फिर सी आप उन दोनों वजह को हटाकर एक नया प्लान बनाते हो। ध्यान से सुना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में चलता ही है। फिर उसका बोलता है भैया कंटेंजेंट, इसका ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम और पॉइंट पर जाने के बाद पता चलता है कि भैया आपका मैनेजमेंट सक्सेसफुल था या नहीं था। मतलब आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन आप जब तक पहुंच नहीं जाते अपने गोल तक, तब तक आप ये देखते रहते हो कि भैया या तो आपका मैनेजमेंट आपने अच्छे से काम किया है और सही जगह पहुंचे, या तो सही जगह से काम नहीं हुआ और आप सही जगह नहीं पहुंचे। तो ये सारी चीजें बातें क्या कंटेंजेंट कि भैया ओवर द टाइम ये होगा, पता नहीं है अभी हमको, कि पता नहीं कि क्या होने वाला है। आगे बताता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। भैया प्रिंसिपल मैनेज आपकी जो प्रिंसिपल्स है इनके मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये बोलता है भैया ये जितने भी इंसाइट्स हैं, मतलब जो सोच है उसको रियलिटी में बदल देते हैं। मतलब कि मैनेजमेंट में मैं अगर सोच बस रहा हूँ कि भैया मैं ऐसे काम करूंगा, इस तरीके से काम करूंगा और फिर ये काम हो जाएगा, तो आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जब लगा देते हो तो आप मतलब रियलिटी में क्या करते हो, काम करना चालू कर देते हो। नेक्स्ट बोलता है भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेने से क्या फायदा होगा। बोल रहा है यही कि भैया यूटिलाइजेशन आपका अच्छा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आपको ये बता रहा है कि भैया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का, आपके रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरीके से यूज होने लगेगा, क्योंकि आप बहुत स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्लान करके चलने लगोगे कि कैसे काम करना है। पूरे काम को डिवाइड कर दोगे भैया कौन से क्या काम कराना है, किस पे क्या काम बनाना है। फिर साइंटिफिक डिसीजन होता है, ये ऐसा नहीं है कि भैया आपने सोच लिया और कर दिया। ये ऐसा है कि भैया ये साइंटिफिक डिसीजन के साथ चलता है। आपने जो भी डिसीजन लिए हैं उसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है, क्यों कर रहे हो, उसके कॉज हैं, उसके इफेक्ट्स हैं, सारी चीजें क्लियर है, उसके बाद आप वो कर रहे हो। फिर उसका बोलता है भैया आप चेंज जो आ रहा है एनवायरनमेंट में उसके हिसाब से भी अपने मैनेजमेंट को क्या कर पा रहे हो, चेंज कर पा रहे हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको ये भी सिखा रहा है कि भैया आपका बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो आप भी क्या करिए, अपने मैनेजमेंट को चेंज कर दीजिए। फिर वो बोलता है भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ख्याल रखिए, क्योंकि भैया आपका मैनेजमेंट आपको ये भी सिखाता है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना भूलें। बिजनेस को लेकर आप चल रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए बस आंख बंद कर लिया कि बस प्रॉफिट ही चाहिए, बाकी सब जाए दे लेने, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको सब कुछ लेकर चलना पड़ेगा, सोसाइटीज को भी लेकर और जो वर्कर आपके लिए काम कर रहा है उनको भी लेकर। फिर आगे बात करता हूँ कि भैया मैनेजमेंट से प्रिंसिपल्स के हुआ क्या। भैया ट्रेनिंग मिल गई, बंदे एजुकेट हो गए, अब काम करने में उनका मन लग रहा है और फिर धीरे धीरे करके वो रिसर्च और वो सारी चीजें हमारी बहुत अच्छी हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा मैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो गया, क्योंकि हम सब मिलकर एक तरीके से बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से अपने बिजनेस को चलाने लगे। फिर आते हैं भैया जिनकी मैं बात कर रहा था, अब आते हैं भैया फ्यूल के बारे में जान लो।
प्योल भैया जिन्होंने क्या किया, आपको कुछ वरदान दे दिए। उन्होंने बोला कि भैया प्योल ये वही बंदा है जिन्होंने क्या किया, अपने प्रिंसिपल लिख दिए। उन्होंने बोला कि भैया मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि वो डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले उन्होंने बोला काम को बांटो, जो काम जो कर सकता है उसको दो। तो इससे क्या हो गया भैया, अकाउंट डिपार्टमेंट बन गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बन गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बन गया। ये डिवीजन वर्क इन्होंने सिखाया हमें। ऐसा नहीं है कि ये यही सोच सकते थे, हम भी सोच सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा, लिख दिया और उस समय से लिखते हुए आए और चला आ रहा है। अब उनकी बातें पढ़कर हमने उन्हें प्रिंसिपल मान लिया है और हम आगे वही पढ़कर आगे चल रहे हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट को चला रहे हैं, क्योंकि ये हमारे प्योल और टेलर ये भैया हमारे मैनेजमेंट के पापा लोग हैं। ठीक है, आगे आते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। इन्होंने बोला कि एक सिस्टम डेवलप करो जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब कि एक के पास अथॉरिटी हो जो काम कराने की पावर रखता हो, एक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो वो काम करने के लिए क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप बनाकर चलो, प्योल जी ने ये समझाया। फिर प्योल ने बोला कि भैया डिसिप्लिन बनाकर रखो, आपस में लड़ मर मत जाओ, कि भैया आपने बिजनेस कर रहे हो तो आपके आपस में क्या मतभेद नहीं होने चाहिए, लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने बोला है काम करना है तो आपको जो काम दिया है वो भी आपको माननी पड़ेगी और करना पड़ेगा, और हम लोग डिसिप्लिन बनाकर रखें, मैं भी आपको कायदे से बोलूं, आप भी कायदे से काम करें। फिर बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि भैया हर सुपीरियर पे उसका एक ही बॉस होना चाहिए, वन सुपीरियर ओनली। इसका ये मतलब है कि भैया ऐसा ना हो कि एक वर्कर है और उसके दो बॉस हैं। अब दो बॉस क्या कर रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं उस एक को काम करने के लिए, तो भाई वो कंफ्यूज रहेगा कि वो ए की माने या बी की माने। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि भैया हर बंदे के ऊपर ना उसको कमांड करने वाला एक ही हो, इसलिए क्या बोल रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड रहेगा। फिर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि भैया वन प्लान, एक बंदे का प्लान है तो वन हैंड पे ही होना चाहिए। मतलब कि एक बंदे का प्लान है तो अगर उसने प्लान बनाया हुआ है कि भाई मैं इस तरीके से काम कराऊंगा, तो उसी के हाथ पे छोड़ दो और उसको करवाने दो। ये नहीं कि उसको टाइम नहीं दिया और बार बार उसके बीच में घुस गया कि नहीं नहीं मैं बताता हूँ कैसे करना, मैं बताता हूँ कैसे करना है। ऐसे नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, काम करने में उस जो बंदा काम कर रहा है उसका भी मन नहीं लगेगा और जो करवा रहा है उसका मन भी नहीं लगेगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोल रहा है। फिर वो बोलता है भैया सबऑर्डिनेट, जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो क्या करो, जनरल इंटरेस्ट में कवर कर दो। मतलब जितने भी आपके वो जो लोअर लेवल के वर्कर्स हैं, इंडिविजुअल लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके काम कर रहे हैं, इन सबको बोलो कि भैया जो तुम अपने फायदे की सोच रहे हो ना, तो अपने फायदे की सोचना बंद करो, ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की सोचो, तब जाकर तुम लॉन्ग टर्म ग्रोथ पाओगे। इसका ये मतलब है कि सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तो तुम अपना फायदा ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे, तुम 1 साल 2 साल तक कर पाओगे, उसके बाद तुम कंपनी छोड़ दोगे या कंपनी डूब जाएगी। आपको क्या करना है, कंपनी के गोल की तरफ आपको सबको मोटिवेट करना है, बोलना है कि भैया आप सब लोग कंपनी के बारे में सोचो, कंपनी को ग्रोथ पे लेकर जाओ, कंपनी को प्रॉफिट पे लेकर जाओ, और फिर सब के सब लॉन्ग टर्म पे क्या करेंगे, ग्रोथ पाएंगे, कि मतलब लंबे समय तक आपको फिर फायदे दिखेंगे। फिर बोला कि भैया रेम्यूनरेशन, मतलब जो आप सैलरी देने वाले हो एम्प्लॉइज को, ये क्लियर कर दो, उनको एक अच्छे लेवल की सैलरी दो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए क्या होएगा कि भैया मैं आपको जितने पैसे दे सकता हूँ मैं दूं, और अगर आप मतलब आप भी मेरे लिए इतना काम करके दे रहे हो जितना मैं आपको दे सकता हूँ, मैं ये दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को भी भारी ना लगे और एम्प्लॉयर को भी भारी ना लगे। ये सारी चीजों को देखकर चलो कि भैया पैसे इनको मिलने चाहिए, रेम्यूनरेशन जरूरी है, इनको बोनस सैलरी जो भी है वो बना कर दो। वो सिस्टम उन्होंने बना कर दिया कि नहीं तो उनके मन में क्या आ जाएगा कि भैया उनका अंदर से मोटिवेशन खत्म हो जाएगा आपके लिए काम करने का। फिर उन्होंने बोला कि भैया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन पे प्रॉपर बैलेंस रखना, मतलब कि बिजनेस को अगर आप संभाल रहे हो तो अगर एक ही जगह है, एक ही हेड ऑफिस है और बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो क्या हो रहा है कि वो सेंट्रलाइज डिसीजन लेने वाला सिर्फ एक हेड ऑफिस है। ऐसा आप छोटे बिजनेस में कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, आप सिर्फ इंडिया में नहीं, आप इंडिया के अलावा भी आप कई कंट्री में बिजनेस कर रहे हो, अब आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है, तो आप सेंट्रलाइज रहकर काम नहीं कर सकते, आपको और भी हेड ऑफिस खोलने पड़ेंगे। तो ये क्या बोलता है कि भैया आप बैलेंस रख के चलना, कि अगर आपका बिजनेस को जरूरत हो तो आप डिसेंट्रलाइजेशन बनाकर चलो, कि मतलब और भी हेड ऑफिस खोल दो अलग अलग जगह पे। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप क्या करिए, सेंट्रलाइज चलिए, क्योंकि आपका अगर छोटा बिजनेस है आप एक ही ऑफिस से चला सकते हो, तो आप एक ही हेड ऑफिस रखिए। ये बैलेंस समझना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी गलती करते हैं लोग कि छोटा सा बिजनेस चालू हुआ कि एक शहर में हुआ, फिर उसके बाद वो स्टेट में हुआ, फिर पूरी कंट्री में हुआ, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन करना जरूरी है। लेकिन अगर एक शहर में हुआ और वो ज्यादा से ज्यादा एक शहर में ही उसका बिजनेस चल रहा है, तो उसको यहाँ पर डिसेंट्रलाइज की जरूरत नहीं है, वो सेंट्रलाइज होकर भी चल सकता है, मतलब एक ऑफिस। फिर बोलता है स्केलर चेन, ये बहुत पूछा जाता है। ये बोलता है भैया कमांड की भी सिचुएशन होंगे कि कब कब कौन कैसे करेगा। अगर मान लीजिए मैं आपको कमांड देने की बात करता हूं, तो अगर आप फ्लो करते हो भैया किस तरीके से, अगर बोल रहा है ए बोलेगा बी को, बी बोलेगा सी को और सी बोलेगा डी को,
तो अगर ये चेन फॉलो सिस्टम होती है कि भैया ये बोल रहा है कि भैया ये अपन को चेन फॉलो करना है कि सी जो बोलेगा वो सीधे डी को बोलेगा, अब बी जो बोलेगा वो सी को बोलेगा, ए जो बोलेगा वो बी को बोलेगा, इस चेन को फॉलो करना है। इसका ये मतलब है कि डी डायरेक्ट जाके बी से बात नहीं कर सकता। इसका मतलब ये स्केलर चेन है। ये चेन टूट सकती है, इसको मैं आपको नॉर्मल क्लास में बताऊंगा। टूटी जाती है, उसको हम कैसे ब्रेक करते हैं वो मैं आप लोग को बाद बताऊंगा, लेकिन अभी बस ये समझ लो कि स्केलर चेन ये है कि भैया चेन बननी चाहिए, कभी भी कोई और जंप करके किसी और से बात नहीं कर सकता। टूटती है जब, जैसे मान लीजिए कि सेम लेवल का बंदा है, मान लीजिए एक मैनेजर है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, ये पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर मैं बना दूं, तो सेम लेवल के जो लोग हैं अगर यहाँ पे भी, तो वो लोग इसको चेन को तोड़ के डायरेक्टली आपस में बात कर सकते हैं कोई भी इमरजेंसी लेवल पे। मतलब कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो इस चेन को ब्रेक किया जा सकता है, उसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर मैं बताता हूं कि भैया ऑर्डर। ऑर्डर क्या बोलता है? ऑर्डर ये बोलता है कि भैया आप जिस सीक्वेंस में काम करने जा रहे हो, एवरीथिंग एंड एवरीवन एक लाइन में बन जाओ कि भैया हर वो चीज, हर वो लोग काम करने के लिए एक लाइन में तैयार रहे कि भैया ए के पास जाएगा काम, फिर बी के पास जाएगा, फिर उसके बाद वो सी के पास जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, लाइन पे काम चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब गड़बड़ होने लगी कि पहले बी कर रहा, फिर सी कर रहा, फिर ए के पास जाएगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी के पास आएगा, फिर इस तरीके से क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा और काम आपका आसानी से होगा। फिर बोलता है भैया इक्वलिटी, बेसिकली यहाँ पर बोला है कि एम्प्लॉयज के बीच में इन्होंने ये बोला है कि भैया हमेशा ये लोग कहते रहे मिलजुल कर रहे हैं, सब लोग को हमको एक नज़र से देखना है, हमारे लिए कोई भी यहाँ पर डिफरेंट ना है। कोई क्यों नहीं है? क्योंकि भैया हम ये मान रहे हैं कि ये सारे के सारे हमारे लिए कैसे हैं, भैया सबको एक फेयर ट्रीटमेंट मिले। भैया तुम भी मेरे लिए काम कर रहे हो, तुम भी मेरे लिए काम करो, मैं किसी एक के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि मैं इसका ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। फिर वो बोलता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मतलब यहाँ पर बोलता है कि भैया एक बंदे को अगर किसी डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला है तो उसको बोलो थोड़े समय तक वो उसके अंदर काम करे। ऐसा ना करो कि भैया उसको तुमने डाला फिर बोला कि नहीं अब तुम मार्केटिंग में काम मत करो, तुम एक काम करो फाइनेंस में काम करो। फाइनेंस में थोड़ा देर बस उसने जमा किया ही था और बैठा ही था, 2 हफ्ते हुए और तुमने फाइनेंस से निकाल बोला नहीं काम करो, तुम यहाँ फाइनेंस में नहीं करो, तुम HR में जाके काम करो। तो ये क्या हो रहा है, इंसान फ्रस्ट्रेट होकर तुम्हारा बिजनेस छोड़ देगा। वो ये बोल रहा है कि भाई कंपनी में अगर किसी बंदे को रखा है तो स्टेबल रखो, कुछ समय तक उसको काम करने दो। अगर वो स्टेबल हो जाए, पहले उसको थोड़ा सा बैठने दो, टाइम दो, सीखने का टाइम दो, तब तक उसको क्या करो, थोड़ी देर के लिए उसी डिपार्टमेंट में छोड़ो। बार बार इधर उधर करने से उसको सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहा है कि भैया एक डिपार्टमेंट में आपको कुछ समय तक टाइम मिले। इनिशिएटिव मतलब ये बोलता है कि भैया आप जब इनिशिएटिव ले रहे हो, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आपने मेरे को बोला है कि भाई मैं आपके पास कुछ आइडियाज लेकर आया हूं, तो मैं आपको सरासर मना ना करूं, क्योंकि आपने इनिशिएटिव लिया है, आप मुझे बता रहे हो, टॉप मैनेजमेंट को अगर आप बता रहे हो और अगर कोई मान रहा है ये बात, आपकी बातें भी सुनी जा रही हैं, आपके प्लान भी रखे जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप लोग सारे लोगों को मिलकर चला रहे हो। इसका ये मतलब है कि वर्कर्स लेवल के भी आदमी आपके साथ क्या कर रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और आपके प्लान में आपके साथ मिलकर बता रहे हैं कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो लोग अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं तो उन्हें रोको मत। ये बात है कि भाई छोटा लेवल का बंदा है कि आप ये एटीट्यूड दिखाओ कि नहीं है तुम तो, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता, तुम तो लोअर लेवल के बंदे हो, हम लोग हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, तुम्हारे प्लान को हम कैसे सुन लें, ये वो। तो ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला कि अगर वो इनिशिएटिव ले रहे हैं तो आपको भी आगे बढ़कर उनकी बातें सुननी चाहिए। फिर स्प्रेड द कॉप ये बोलता है कि भाई आपको टीम स्प्रिट रखनी पड़ेगी, सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। आपको टीम स्प्रिट रखनी है, मतलब सबको मिलाकर जोड़कर एक साथ बिजनेस के गोल को पहुंचना पड़ेगा। बिजनेस के गोल तक पहुंचने के लिए आपको इन सबको एक साथ मिलाकर रखना है, जोड़कर रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बातें खत्म हो गई फेवल जी की। अब बातें आती हैं टेलर जी की। टेलर जी ने ऐसा क्या बताया कि जिसकी वजह से इनका नाम अभी भी मैनेजमेंट में लिया जाता है। तो इन्होंने बताया सबसे पहले कि भैया साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। उन्होंने ये बोल दिया कि भैया अब इन्होंने हर वो चीज थोड़ी एक्सपर्ट तरीके से बताई। अभी तक देखिए हमने जो फ्यूल के बारे में बताई वो बहुत जनरल टाइप का बातें, वो जनरल मैनेजमेंट में यूज होती है कि भैया डिवीजन ऑफ वर्क कर देना, अच्छे से काम कराना, रेम्यूनरेशन देना, ये सब बातें जनरल यूज होती हैं। लेकिन अब आपको क्या हो गया, इनको अब टेलर जी ने इसको और अच्छे से बिल्कुल डेप्थ नॉलेज के साथ बताया कि भैया तुम मेरी बात सुनो, मैं बताता हूं तुम्हें कि क्या फॉलो करो। पहले बोलो साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, मतलब कि अगर आपने साइंटिफिकली किसी चीज का रिसर्च की है और उसको प्रूव कर दिया कि भैया ये हो सकता है, तो आप मैनेजमेंट में जो काम कर रहे हो आपको वो करना है इस तरीके से कि आप पहले ही पता कर लीजिए कि भैया इससे क्या होने वाला है। परफेक्ट कि भैया कौन से दिन खत्म होगा काम, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, ये सब कुछ बहुत पहले ही एनालाइज कर लो। तो ये बोल रहा है कि भैया साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, मतलब कि साइंस अंगूठे के रूल पे नहीं चलता। आप मेरी बात
बात मानो और पूरी चीजें प्रिपेयर करके आगे बढ़ो। ये भी अच्छा था। उन्होंने फिर ये बोला कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पर उन्होंने बोला कि भैया सारे के सारे जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, इनके बीच में हार्मोनी मतलब कि एक भाईचारा होना चाहिए, ये लोग आपस में लड़े नहीं। ये बात तो प्योल जी ने भी बोली थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा डेप्थ नॉलेज के साथ बोला कि सारे मैनेजमेंट के, वर्कर्स के लोगों के बीच में भाईचारा होना चाहिए। इसलिए हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब कि आपके अंदर भाईचारा होना चाहिए, ना कि झगड़ा हो। इसी बात को आगे भी बोला कि भैया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि अकेले अकेले नहीं चलना है, क्या करना है, कॉपरेट करके साथ में चलना है। मतलब कि आपका मैनेजमेंट और वर्कर्स को मिलकर आगे बढ़ना है, मतलब उनको गोल तक पहुंचना है। बिजनेस को अगर ग्रोथ पहुंचानी है तो क्या करना है, इन सबको मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ये थोड़ा सा बस उसी का एडवांस वर्जन है कि हार्मोनी डॉट डिस्कॉर्ड। यहाँ पे बोला कि भैया प्यार से रहना है, लड़ाई नहीं करना है। दूसरा कि बस प्यार से रहना, लड़ाई नहीं करना है, इतना ही काफी नहीं है। तीसरी बात उसने ये बोल दी कि भैया आपको मिलजुल कर एक दूसरे के साथ देकर काम भी करना है, आगे बढ़ना है। फिर उन्होंने बोला कि आपको एक बात और बोल देता, आपकी एफिशिएंसी और आपके पर्सपेक्टिव, मतलब अगर आपके अंदर एफिशिएंसी ज्यादा है तो हम आपको जो पे करने का सिस्टम है उसको भी चेंज करना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए मैं एक बंदे को बोलता हूँ कि भैया तुम दिन भर में 10 बॉटल बनाइए, मैं 10 बॉटल का आपको 20 रुपए दूंगा। और अगर मैंने एक बंदे को बोला कि भाई तुम भी दिन भर के 10 बॉटल बनाइए, मैं तुमको एक दिन का 20 रुपए दूंगा, मैंने ये बात करी है। चलिए, एक ने मुझे 10 ही बॉटल बना कर दी और एक ने बोला 15 बना कर दे दी। तो उसने बोला भैया मेरे पास टाइम था, मैंने बना कर दी था, मेरे पास और भी ज्यादा बना दी, तो मैंने चल ठीक है। लेकिन उसने मुझे 15 बॉटल दी, इसने मुझे 10 ही बॉटल दी। लेकिन अगर मैं दोनों का 20-20 रुपए दूंगा तो ये मेरे लिए गलत है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पीस रेट के हिसाब से उसे पैसा ज्यादा देना चाहिए जिसने ज्यादा बोतलें बनाई। तो उसको मुझे ज्यादा क्यों देना चाहिए, क्योंकि उसने ज्यादा बोतल बनाई है, इसलिए मुझे क्या करना है, उसको इंकरेज करना है कि भाई तुम और काम करो। तो ये बोल रहा है कि भैया एफिशिएंसी देखकर बंदे की आप उसको ज्यादा पे करो। नेक्स्ट, अब यहां पर हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड क्या है, हम जो टेक्निक यूज करते हैं कि किस तरीके से पता चलेगा, तो अब वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बोलता है भैया फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या बोलता है कि भैया हर एक लेवल पे, मान लीजिए कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक बिजनेस है, उस बिजनेस को चलाने वाला उसका सबसे पहले डायरेक्टर है, फिर मैनेजर्स हैं, फिर मैनेजर के बाद नीचे वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं। इन चेन में मैं हर काम के लिए एक एक्सपर्ट बंदा अपॉइंट कर दूं। मैंने बोला भी स्पेशलाइज्ड लोग को हर जगह पर अपॉइंट कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, मेरे काम को अब वर्कर्स ज्यादा बढ़ जाएंगे। कि भैया मैंने बोला कि भैया मुझे एक स्पीड बॉस चाहिए, मुझे एक गैंग बॉस चाहिए जो जल्दी जल्दी काम करवा दे। ये क्या कर रहा हूं, मैं हर काम के लिए क्या कर रहा हूं, एक स्पेशलिस्ट लाकर रख दे रहा हूं। मतलब कि एक बंदा मैंने सिर्फ इसलिए रख दिया जो मेरे काम को स्पीड में करवाए। तो वो खड़ा होकर चिल्लाता ही रहता है सबको कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हाँ टाइम हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। भैया ऐसा मतलब कि एक बंदे को ऐसी जॉब दे दी, तो भैया ऐसा मैं तभी कर पाऊंगा जब मेरा बिजनेस थोड़ा बड़ा हो रहा होगा और मैं जब पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एक बंदा ऐसा भी अपॉइंट कर लूंगा। एक आप देखते होंगे कि आप जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, पहले एक छोटा सा बिजनेस होता है तो आप क्या करते हैं, अगर एक क्लास की बात करें तो आप ही अटेंडेंस लगा रहे होते हो, आप ही उनकी फीस ले रहे होते हो, आप ही उनको पढ़ा रहे होते हो। लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होता है तो अटेंडेंस लगाने के लिए आपने किसी को रख लिया, आपने फीस लेने के लिए किसी को रख लिया। इस तरीके से क्या होगा कि स्पेशलाइज्ड लोगों को आपने अपॉइंट कर दिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको ये सिखाता है कि भैया आपने काम को क्या करिए, बांट दीजिए उस तरीके से जो बंदा उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट मैं बोला चाहूंगा, सेकंड पॉइंट तुम्हारा ये बोलता है कि भैया आपका एक स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली और सिंप्लीफिकेशन, आपके काम को बहुत स्टैंडर्ड तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से हो जाना चाहिए। इसका मतलब कि स्टैंडर्ड बना रहेगा आपके बिजनेस का, आपके बिजनेस में जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में आपका स्टैंडर्ड दिखना चाहिए, और सिंपल इतना होना चाहिए कि वर्कर आसानी से कर सकें। फिर मैंने बोला भैया मोशन स्टडी, कि भैया वो बोलता है कि भैया आप वन बेस्ट वे टू डूइंग अ जॉब, आपको एक परफेक्ट अच्छा तरीका ढूंढना है जिससे आप जॉब कर सकते हो, जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। इसका ये मतलब है कि आपको मोशन स्टडी में बोला गया कि भैया सॉरी मेथड स्टडी में बोला कि आपके वेरियस मेथड है, कि आपने बोला कि ए के तरीके से भी एक ए प्लान है, एक बी प्लान है, एक सी प्लान है, एक डी प्लान है। मैं बोलता हूँ भैया उनमें से आपको सबसे परफेक्ट कौन सा प्लान लग रहा है, और मैं बोला भैया सी प्लान। तो आप क्या करिए, आपने सी प्लान कौन सा चूज किया है, जिसमें आपने ये सोच लिया है कि एक सबसे अच्छा तरीका, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, मतलब आपने सी प्लान जो आपने लिया है वो क्या है, वो आपका सबसे अच्छा तरीका है, तो आपने उसको यूज किया। यही बोल रहा है कि भैया मेथड स्टडी ये बोलता है कि 4 मेथड में से जो सबसे अच्छी है वो सिलेक्ट करना। फिर बोलता है कि भैया साइंटिफिक में आपको एक चीज और याद रखिए, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में ये बोलता है कि भैया आप कैमरेज लगा दिए जाते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि वर्कर कितना दूर दूर जा रहा है सामान उठाने के लिए। अगर रिसोर्सेज वगैरह बहुत दूर दूर है और वो वहां से जाकर उठाता है, फिर लेकर आता है, फिर उसके बाद वो काम कर रहे हैं, अगर इसमें उसको बहुत टाइम लग रहा है तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया कि जो एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट, जो मतलब वर्कर अननेसेसरी मूवमेंट कर रहा था उसको खत्म कर दिया गया।
अब उन्होंने क्या कर दिया कि भैया सिंपल तरीके से बंदा वहीं पे रहे और रिसोर्सेज भी उसके पास अवेलेबल रहे और डायरेक्टली वो काम करना चालू करे। फिर बोला टाइम स्टडी कि भैया टाइम नीड टू परफॉर्म, कि कितना टाइम लगता है एक काम करने में, उन्होंने प्रॉपर वॉचेस लगाकर देखना चालू कर दिया। साइंटिफिक थोड़ा डिटेल पे जाता है इसलिए कि भैया कितने घंटे में कितनी चीजें बन रही हैं, कितने मिनट में कितना काम हो रहा है, ये सारी चीजें उन्होंने क्या कर दिया, अपने काम को और एफिशिएंसी देने के लिए इन्होंने ये मैनेजमेंट यूज करी है। बट एक स्टडी बोलता है कि रेस्ट का और इंटरवल का भी टाइम होना चाहिए। वर्कर काम कर रहा है तो 4 घंटे बाद थक जाएगा, एक बार वो रेस्ट करेगा फिर आगे बढ़ेगा, तो उसको रेस्ट का भी टाइम मिलना चाहिए। तो वो ये स्टडी बताती है कि कब बंदा थक जाएगा और उसको रेस्ट चाहिए, कब इंटरवल होना चाहिए। फिर बोलता है ये पीस बेस्ड सिस्टम, मैंने आपको पहले भी बताया कि भैया अगर आप डिफरेंट रेट से दोगे पैसे, अगर मान लीजिए कोई ज्यादा काम कर रहा है और अगर ज्यादा काम कर रहा है तो उसको क्या करना है, अपन को ज्यादा पैसे देना है, तो हम क्या करेंगे, पीस वेज सिस्टम के हिसाब से उन्हें पैसे दे सकते हैं। साइंटिफिक में आप बस याद रखिएगा, डिटेल ज्यादा जाता है, डिटेल स्टडी होती है, डिटेल मैनेजमेंट का तरीका यूज होता है कि मतलब आप बहुत ही फोकस करके हर चीज पे ध्यान रखते हो, मोशन पे, वर्कर के टाइम पे, उनका कितना कब थक रहे हैं, ये सब चीजें ध्यान में रखकर अगर आप कोई चीज बना रहे हो, प्लान करके उनको सिस्टम दे रहे हो कि इस तरीके से काम करना है, वो साइंटिफिक के अंदर है। और वो बहुत जनरल चलती है, वो फ्योल के साथ है, फ्योल ने उन्होंने बना कर दिया जो वो ये है बिल्कुल कि भैया आप जनरल मैनेजमेंट का यूज करो, डिवीजन ऑफ वर्क, काम कराने का तरीका, काम को बांटना, लोगों के अंदर प्यार होना, सब मतलब सैलरी मिलना, ये सारी चीजें कौन से कह रहे हैं, फ्योल जी बोल रहे हैं। तो फ्योल जनरल मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए टेलर करिए। थैंक यू सो मच। आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।